Vande Mataram, dear students. Today we will see the second part of Unit 10 of English subject of Standard 7th. And the second part of Unit 10 is the continuity of the Part 1 of Unit 10. तो अपने अभी तक जहाँ देखा था वो क्या था कि बॉलिंग में बदलाव आ गए, नीति नियम अलग आ गए और अब आगे देखते हैं क्या होता है. One immediate result was the replacement of the curved bat with the straight one. तो तुरंत ही जो एक बदलाव आया था वो क्या था कि जो बैट नीचे से कर्व हुआ होता था, मुड़ा हुआ, वो अब स्ट्रेट होने लगा था. The weight of the ball was limited to between 5.5 to 5.75 ounces and the width of the bat to 4 inches. ये सारे भी बदलाव आ गए थे. In 1774, the first leg before law was published. तो 1774 में सबसे पहला LBW अपने जो बोलते हैं वो पब्लिश हुआ था. Also around this time a third stump became common और 1774 के टाइम में ही तीसरा स्टम्प भी इंट्रोड्यूस हो गया था. By 1780 3 days had become the length of a major match, and this year also saw the creation of a 6-seam cricket ball. तो क्या कह रहे हैं कि 1780 में अपने जो मेजर मैच होती थी उनका समय कितना हो गया था, तो 3 दिन का हो गया था. और फिर इस साल जो अपने देख सकते थे क्रिकेट बॉल है उसमें अपने सबसे पहले 6 यानी कि 6 स्तर वाला C1 वाला बॉल अपने देखा था. ओके, तो ये आपको पिक्चर किसका दिखाई दे रहा है? ये है पैविलियन ऑफ मैरिलबोन क्रिकेट क्लब MCC जो 1874 में हुआ था. अब आगे, if you look at the game's equipment, you can see how cricket both changed with changing times and yet fundamentally remained true to its origin in rural England. तो अगर आप देखें गेम के सारे औजार, सामग्री, इक्विपमेंट्स को, तो आप देख सकते हो कि क्रिकेट ने कैसे बदलाव लिया टाइम के साथ, पर तो भी वो मूलभूत रूप से फंडामेंटली तो सही था और वो उसका ओरिजिन का हुआ था इंग्लैंड में. Cricket's most important tools are all made of natural प्री-इंडस्ट्रियल मटेरियल्स. तो क्रिकेट के ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं वो सारे नेचुरल हैं और वो इंडस्ट्री में मटेरियल बनने थे उससे पहले बने हुए थे. द बैट इज मेड विथ लेदर, ट्वेन एंड कॉक. तो बैट है वो किससे बने हैं? लेदर, और फिर ट्वेन यानी कि रस्सी, और कॉक यानी कि वो जो कोई एक वृक्ष है उसके छाल से बना है. ओके, फिर इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड. The material of the bat changed slightly over time. Once it was cut out of a single piece of wood, now it consists of 2 pieces. The blade, which is made out of the wood of the willow tree. तो क्या कह रहे हैं कि आज के दिन भी बैट और बॉल है वो दोनों हाथ से बने जाते हैं, इंडस्ट्री में नहीं बनते हैं. और जो बैट का मटेरियल है वो टाइम के साथ थोड़ा उसमें फेरफार हुआ है. पहले वो एक लकड़ी से बनता था, अब उसके 2 टुकड़े हो गए हैं. तो उसका ब्लेड है वो किससे बना होता है? तो विलो ट्री के वुड से बना है. एंड द हैंडल विच इज मेड आउट ऑफ केन that became available as European colonists and trading companies established themselves in Asia. और उसका जो हैंडल है वो केन से बना है. जो यूरोपियन कॉलोनिस्ट और ट्रेडिंग कंपनीज एस्टैब्लिश हुए थे एशिया में उनके लिए अवेलेबल हो गए थे अब. अनलाइक गोल्फ एंड टेनिस, क्रिकेट हैज़. तो देखो ये आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है कि ये सारे क्या कर रहे हैं, ये पारसी लोग हैं वो सारे खेल रहे हैं बैट से. बैट है ना स्ट्रेट हो गए ना और विलेजेस में खेल रहे हैं.
A rough and ready cricket game being played in a village in the Himalayas, 1894. Notice the homemade wicket and bat carved out of rough bits of wood. तो ये स्टंप है, वो भी किससे है? हाथ से बने हुए, लकड़ी के ऐसे ही मुख रखे हुए हैं. ओके, और बैट है वो भी बने हुए हैं ऐसे ही. अब क्या कह रहे हैं कि गोल्फ और टेनिस की तरह क्रिकेट हैड टू रेफ्यूज टू रीमेक इट्स टूल विथ इंडस्ट्रियल और मैन मेड मटीरियल्स. प्लास्टिक, फाइबर ग्लास एंड मेटल्स हैव बीन फॉर्मली रिजेक्टेड. तो वो क्या कह रहे कि क्रिकेट है, उन लोगों ने अपने टूल्स को वापस बनाने के लिए मना कर दिया था इंडस्ट्रियल में, और फिर वो हाथ से ही बनाते थे. जैसे कि मटेरियल कौन से थे? प्लास्टिक है, फाइबर ग्लास है, मेटल, ये सारे नहीं यूज़ करते थे, वो सिर्फ वुड के ही यूज़ करते थे. But in the matter of protective equipment, cricket had been influenced by technological change. पर अगर जो सुरक्षा वाले इक्विपमेंट्स हैं, रक्षा करने वाले क्रिकेट में, वो उनको टेक्नोलॉजिकल चेंज के से वो प्रभावित हुआ था. The invention of vulcanized rubber led to the introduction of pad in 1848 and protective glasses soon afterwards, and the modern game would be unimaginable without helmets made out of metals and synthetic lightweight materials. अब क्या कह रहे हैं कि वल्केनाइज्ड रबर था जो उसका आविष्कार हुआ था, उसने क्या किया था? पैड्स का इंट्रोडक्शन किया था 1848 में, जो रक्षा के हेतु से बना था. और फिर प्रोटेक्टिव ग्लोव्स भी बने थे उसके बाद. और मॉडर्न गेम को अपने इमेज भी नहीं कर सकते हेलमेट के बिना, जो किससे बने थे? तो मेटल और सिंथेटिक जैसे लाइट वेटेड मटेरियल से बने थे. ओके, तो इसके साथ अपने क्या किया? स्टोरी का पार्ट 1 खत्म करते हैं. अब पार्ट 2 में क्या है? The origin of Indian cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrians, the Parsi. तो क्या कह रहे हैं कि क्रिकेट को इंडिया में जब जो लाए थे वो कौन थे? तो वो बॉम्बे में रहने वाले ओरिजिन्स निवासी थे, और वो थे फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी. और वो कौन थे? ज़ोरेस्ट्रियंस यानी कि पारसी. वो बहुत छोटी कम्युनिटी है ज़ोरेस्ट्रियंस की, पारसी है वो. और वो इंडिया में उन लोगों ने क्रिकेट को क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था. Brought into close contact with the British because of their interest in trade and the first Indian community to westernize, the Parsis founded the first Indian cricket club. तो वो लोग ब्रिटिश के साथ बहुत क्लोज कांटेक्ट में थे, और वो उन लोगों को ट्रेड में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वो सबसे पहली इंडियन कम्युनिटी थी जो वेस्टर्नाइज हुई थी, पारसीज. और उन लोगों ने ही इंडियन क्रिकेट क्लब को फाउंड किया था, ढूंढा था. एंड देन द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे इन 1848 उसको ढूंढा था. पारसी क्लब्स वेर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय पारसी बिजनेसमैन लाइक द टाटास एंड द वाडियास. तो पारसी के क्लब थे, उनको फंड कौन देता था, स्पॉन्सर कौन करता था? तो पारसी के बड़े बिजनेसमैन जो टाटा और वाडियास है वो लोग करते थे. द white cricket elite in India offered no help to the enthusiastic Parsis. तो इंडिया में जो वाइट क्रिकेट के एलाइट थे, एलाइट यानी कि उच्च वर्ग वाले लोग थे, उन लोगों ने इन पारसीस को कोई भी मदद नहीं की थी. In fact, there was a quarrel between the Bombay Gymkhana, a whites only club, and the Parsis cricketers over the use of public power. और दोनों के बीच में, किन दोनों के? बॉम्बे जिमखाना और पारसी क्रिकेटर्स थे, उन लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी कि पब्लिक पार्क को यूज़ करने के लिए, खेलने के लिए.
The Parsis complained that the park was left unfit for cricket because the polo ponies of the Bombay Gymkhana dug up the surface. तो पारसिस ने कंप्लेन किया था कि पार्क है वो क्रिकेट खेलने के लायक नहीं है क्योंकि बॉम्बे जिम खाना के लोग थे वो वहाँ पे पोलो खेलते थे और इसलिए उन लोगों ने मैदान को खोद दिया था खेलने के लिए. When it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of their white compatriots, the Parsis built their own gymkhana to play cricket in. और जब ये साफ हो गया था कि कॉलोनियल की अथॉरिटीज़ है वो लोग पक्षपात कर रहे थे, प्रेजुडाइज्ड पक्षपात में फेवर में रख रहे थे उनके वाइट कंपोट्रेट्स यानी कि देशवासियों के, उनमें वो लोग पक्षपात कर रहे थे. तो पारसिस ने अपने खुद का जिम खाना खोल लिया था क्रिकेट खेलने के लिए. The rivalry between the Parsi and the Bombay Gymkhana had a happy ending for these pioneers of Indian cricket. और इस रिजल्ट से वो दोनों खुश हो गए थे पारसी और बॉम्बे जिमखाना कि दोनों के अलग अलग मैदान जिमखाना हो गए. अब वो लोग के बीच में कोई मनमुटाव नहीं था. A Parsi team beat the Bombay Gymkhana at cricket in 1889, just 4 years after the foundation of the Indian National Congress in 1885, an organization that was lucky to have amongst its leaders the great Parsi statesman and intellectual दादाभाई नौरोजी. तो क्या कह रहे हैं कि पारसी टीम है उन लोगों ने बॉम्बे जिमखाना को बीट किया था. वो लोग जीत गए थे क्रिकेट में 1889 में, जस्ट 4 साल के बाद जब INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 1885 के, उसके 4 साल बाद ही. और वो लोग लक्की थे, ऑर्गेनाइजेशन लक्की था कि उसके लीडर कौन थे, पारसी थे दादाभाई नौरोजी. ओके, तो ये आपको देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है. पारसी टीम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेट टीम टू टूर इंग्लैंड इन 1886. Note that along with the traditional cricket flannels they were पारसी कैप्स. तो ये इंडियन क्रिकेट टीम की पहली पारसी टीम थी. ओके, और ये फोटो है ये किसका है, तो ये है पलवनकर बालू, born 1875 at the time when Indians were not allowed to play test cricket. He was the greatest Indian slow bowler of this time. ओके, तो ये कौन है पलवनकर बालू, तो वो टेस्ट क्रिकेट खेलते थे और स्लो बॉलर थे उस टाइम के. अब आगे, modern cricket is dominated by test and one day international played between national teams. तो मॉडर्न क्रिकेट है वो क्या हुआ था कि वो टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल से प्रभावित हुआ था नेशनल टीमों के बीच. और द प्लेयर्स who became famous, who live on in the memories of cricket publics are those who have played for their countries. और वो प्लेयर जो फेमस हुए थे और वो पब्लिक के क्रिकेट की मेमोरीज में रहे थे वो लोग थे जो अपनी कंट्री के लिए खेले थे. The players Indian fan remember even now are those who were fortunate enough to play test cricket. तो वो प्लेयर्स जो अपने फैन के दिलों में राज करते थे अच्छे से टेस्ट क्रिकेट को खेल के, वो आज के दिन भी उनको याद करते हैं. और वो कौन थे, CK नायडू, एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम, lives on in the popular imagination when some of his great contemporaries like पलवनकर विठल एंड पलवनकर बालू हैव बीन फॉरगटन. तो CK नायडू जो बहुत ही बढ़िया बैट्समैन थे उनके टाइम के, वो बहुत पॉपुलर हुए थे. और उनके साथ जो सहपाठी थे पलवनकर विठल और पलवनकर बालू, उनको तो सब लोग भूल गए थे, सिर्फ CK नायडू को उन लोगों ने याद रखा था.
Even though Naidu was past his cricketing prime when he played for India in its first test matches against England starting in 1932, his place in Indian cricket history is assured because he was the country's first test captain. द सी के नायडू है वो कंट्री के पहले टेस्ट कैप्टन बने थे और उन्होंने क्या किया था, बहुत सारी टेस्ट मैच खेली थी इंग्लैंड के सामने जो 1932 से शुरू हुई थी और इसीलिए उन्होंने अपनी जगह बहुत अच्छे से बना ली थी। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। आप सबको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है और न्यू एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। ओके, वंदे मातरम।